इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सीखेंगे। इसकी शुरुआत कब से हुई और इसको लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन है क्या, ये परिभाषित कब से हुआ और कौन कौन से प्लान लाए गए। तो आर्थिक नियोजन है क्या, तो इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। अगर हम सीधी सी बात करें आसान शब्दों में, तो किसी भी समयावधि, अगर हम वो समयावधि मान लें 2 साल, तो 2 साल के लिए आगे कौन सी सेवाएं होंगी, कौन से कार्यक्रम चलेंगे और किस कार्यक्रम के लिए, किस काम के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, वो आपका जो है आर्थिक नियोजन होता है। अब यहाँ से नाम से लग रहा था, वो आर्थिक का मतलब क्या होता है, रुपए पैसे, और नियोजन का मतलब योजना, यानी कि रुपयों का किस तरीके से प्लान किया जाए, उनके सही उपयोग हो सके। अब जैसे घर से आप देख लीजिए, अब मान लीजिए पापा नौकरी करते हैं, सैलरी आ गई लास्ट महीने की अंतिम तारीख को, तो पूरा प्लान खाका तैयार हो जाता है अगले महीने कि भाई हम राशन को इतने देने हैं, इतना जूस वाले को देना है, इतना सब्जी वाले को देना है, अब बिटिया का एडमिशन कराना है, भैया को बाइक दिलानी है, फूफा को ये देना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आती हैं। तो अपने घर से ही कहीं ना कहीं अच्छे से समझ सकते हो इसको। अब इसको चालू करने के लिए, यानी कि आर्थिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं जो बारी बारी से लोगों के द्वारा लाए गए। तो एक बुक बहुत ही चर्चा में आई तत्कालीन में, नाम बुक का था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये बुक चर्चा में आई 1934 में। अब यहाँ से इसके लेखक पूछते हैं, देखो है था क्या इसमें। अगर हम भारत के लिए बात करें तो भारत में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन का उल्लेख किया गया था वो इसी बुक में किया गया था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय रहा। नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब 1934 में इसको प्रकाशित कर दिया गया और इसके जो लेखक थे एम विश्वेश्वरैया थे। कई बार पूछा गया है, या तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक पूछी गई कि एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन सी थी जिसमें भारत के लिए आर्थिक नियोजन का उल्लेख किया गया, या फिर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला क्या हुआ, एक हरिपुरा में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में, और उस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। अब इसमें हुआ क्या था, इस समिति में जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में 1938 में, उसमें कहा गया भाई सभी सदस्यों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि भाई क्यों ना भारत में एक हम सिस्टम से अपना जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो क्यों ना हम अंग्रेज़ों के द्वारा ही हमको मिल रहा हो, तो इसको किस तरीके से कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट के लिए या योजनाओं के लिए इसको खर्च किया जाए। तो उसी के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति बना दी गई, यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए ये योजनाएं बनाएगी। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। आगे क्या होता है, मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने क्या किया, एक खाका तैयार किया, और उन जो उद्योगपति थे उनकी संख्या 8 थी, और उनके जो प्रमुख थे आरदेशी दलाल थे। तो उन्होंने क्या किया, 1944 में एक प्लान बनाया, उसको क्या नाम दिया गया, बॉम्बे प्लान दिया गया। तो इन्होंने कहा था कि भाई भारत में जो योजनाएं होंगी वो 10 साल की बनेंगी, ठीक है, लेकिन 10 साल का जो पीरियड है बहुत लंबा होता है और इतनी लंबी योजनाएं नहीं चल सकती। आज देख रहे हो योजनाएं 2 महीने के लिए भी नहीं चल पाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, तो 10 साल का टाइम था, तो इसीलिए ये भी योजना फेल कर दी गई। बाद में 1945 में एम.एन. राय के द्वारा जन योजना लाई गई, तथा 1950 में जो एक मील का पत्थर साबित हुई, सर्वोदय योजना, किसके द्वारा लाई गई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। तो 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाई गई, और जैसे ही सर्वोदय योजना आई उसके बाद में क्या हुआ, एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था केसी नियोगी समिति, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और इन्हीं समिति की जब रिपोर्ट सौंपी गई, यानी कि केसी नियोगी ने रिपोर्ट सौंपी सरकार को, तो क्या हुआ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। और जैसे ही योजना आयोग का गठन हुआ, तो भाई योजना आयोग यानी इसका गठन ही योजनाओं को बनाने के लिए किया गया था, और इसी के बाद में भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बारी बारी से पंचवर्षीय योजनाएं जितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, और एक अलग तरीके से पढ़ें जिसमें बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजनाओं की। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब इसका जो समय काल था 1951 से 1956 तक था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951। इसका जो मॉडल था डोयर समृद्धि मॉडल था,
ठीक है। हैराट डोमर वैसे बेसिकली कहीं कहीं मिलता है हैराट डोमर, तो यहाँ पे डोमर समृद्धि मॉडल आप बोल सकते हो। तो इस योजना के अंतर्गत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब देखिए इस समयावधि यानी कि 51 से 56 के दौरान जो भी कार्य हुए हैं वो सब हम देखेंगे। हर योजना में ऐसे ही करेंगे, यानी कि उस समयावधि के दौरान क्या क्या कार्य हुए हैं भारत में वो सब इसमें देख लेंगे, तो आपको अलग से वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई तथा साथ में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजनाओं की स्थापना कब हुई या कब से इनका प्रारंभ हुआ, तो आप यहाँ से बता सकते हो 1953 में इन सभी बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, जहाँ जिसके कई सारे उद्देश्य हों, चाहे वो पानी का गाँव तक पहुँचाना, पानी को रोक करके छोटी छोटी नदियों में पहुँचा जिसको नाला बोलते हैं, सिंचाई के लिए उस पानी का प्रयोग करना, बिजली बनाना, तो कई सारे काम हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम बहुउद्देशीय रख दिया गया। अगला काम क्या हुआ था, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसका जो मुख्य काम था वो प्राथमिक क्षेत्रों को उभार कर सामने लाना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों पर बल देना। और प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कृषि पर आधारित जितने भी क्षेत्र हैं, या तो हम यूँ कहें जितने भी प्रकृति से संबंधित, चाहे वो बागवानी हो, कृषि हो, आपका इस तरीके से मछली पालन हो, पशुपालन हो, वो सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका समय सीमा थी 1956 से 1961, क्योंकि 1956 में पहली आपकी योजना खत्म हुई थी, 1956 से ही आपकी दूसरी प्रारंभ हो जाती है। तो ये योजना जो आपकी थी पीसी महानुवोलिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में मुख्य रूप से उद्योगों पर बल दिया गया। अब उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आपके आते हैं, ठीक है। इस समयावधि के दौरान देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि 56 से 61 के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, साथ में चितरंजन लोकोमोटिव को भी स्थापित किया गया, यानी कि 1956 से 61 के बीच में इन कारखानों को लगाया गया। अब ये क्या है, लोकोमोटिव, ये जहाँ पे आपके ट्रेन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो बनाए जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक इसको चलाया गया और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति वाहन बनाए जाने पर जोर देना, यानी कि आत्मनिर्भर, अपने आप, यानी किसी भी देश पर निर्भर ना रहना और स्वतः स्फूर्तिवान बनना, ठीक है। इसके अंतर्गत तृतीय क्षेत्रों पर बल दिया गया। अब तृतीय क्षेत्र का मैंने क्या बताया था, जहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती हों, चाहे वो बैंक हो या आप जो है नौकरी कर रहे हो कहीं पे, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इस समयावधि के दौरान की बात करें, यानी कि 61 से 66 के बीच की बात करें, तो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965 में, भीषण सूखा पड़ा था 1966 में, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई थी, ठीक है। अब इसमें काम क्या क्या हुए थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। इस समयावधि के दौरान रुपए का अवमूल्यन हुआ था। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि रुपए की कीमत को जानबूझकर गिरा देना। कैसे गिरेगी भाई, देखो वर्तमान में अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो हर देश की मुद्रा का मापन होता है डॉलर में। अगर हम डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी यानी कि रुपए की वैल्यू को गिराते हैं तो वो होता है अवमूल्यन। जब हम अपने आप गिराएं तब अवमूल्यन होगा वो, ठीक है। अगर मुद्रास्फीति होती है तो महंगाई बढ़ती है, तब जो रुपए की वैल्यू होती है वो मार्केट के कई सारे फंक्शन होते हैं तब गिराई जाती है, तब वो अवमूल्यन नहीं होता है। साथ में क्या हुआ, 1964 में बोकारो स्टील कारखाना की स्थापना हुई। कमेंट में आपको बताना है कि जो बोकारो स्टील कारखाना है भारत के किस राज्य में है, ठीक है। 1964 में ही यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों की स्थापना 1964 में हुई थी। कई बार पूछी गई है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एक बार तो मैंने 14 में दिया था तब ये आपका आईडीबीआई पूछा गया था, स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट आपका 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। एफसीआई का मतलब क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो जो ये आपका पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कोटा बोलते हैं गाँव में, जो कोटा का सिस्टम है वो एफसीआई के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। साथ में यहीं पर ट्रिकल डाउन थ्योरी लाएगी। अब देखो ट्रिकल डाउन थ्योरी है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रिकल का मतलब होता है बूंद, टपकना, ठीक है, और डाउन का मतलब
नीचे थ्योरी का मतलब सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या हुआ, अर्थशास्त्रियों ने अपना दिमाग लगा दिया और ये बोला कि अगर हम योजनाएं ऊपर तबके के लोग यानी कि जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं, अगर हम उनके लिए योजनाएं बनाएं तो उनसे टपकता टपकता योजनाओं का लाभ है जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मिल जाएगा। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से फेल हो गई। भाई अगर मान लो अब अंबानी को पैसे दोगे, क्या वो गांव में रहने वाले किसी मजदूर को पैसे देगा आकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। हो सकता है लाभ क्या हो सकता है यहाँ से, मान लो अंबानी को पैसे मिले, उसने कोई कारखाना जा कर के यूपी में खोल दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब खोल दी, तो हो सकता है उस मज़दूर को वहाँ पे रोज़गार मिल जाए। गारंटी नहीं है कोई कि उस वहाँ पे रोज़गार मिले ही, हो सकता है वो अपना मशीनों के द्वारा काम करवाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये आपकी ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, यानी कि समाज के कुलीन वर्ग को लाभ देना जिससे अपने आप निचले लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से फेल हो गई थी, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। अब यहीं पे आता है योजना अवकाश, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो योजना अवकाश, इसकी समयावधि पूछी जाती है। तो समयावधि थी इसकी 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, यानी कि लगभग 3 साल का योजना अवकाश रहा था। अब क्यों रहा था, ये कारण आपके सामने है। एक तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, और बहुत ही भीषण सूखा पड़ गया था 1966 में। तो समझ लो योजनाएं बनाने के लिए भारत के पास ना ही कोई पैसा था, ना ही कोई भविष्य दिख रहा था कि पता नहीं हमारा भविष्य कैसा हो। इसीलिए यहाँ पे योजना अवकाश कर दिया गया और एक यानी कि 1 वर्षीय योजना यहाँ पे चला दी गई। ठीक है, तो है क्या यहाँ पे इसकी संज्ञा, यानी कि इसको 3 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चलाई गई। और इस समयावधि में नरीमन समिति के द्वारा 1969 में लीड बैंक योजना शुरुआत की। तो लीड बैंक होता क्या है, जो आप देख पा रहे हो कि जैसे हम पीएनबी की बात करें या फिर हम एसबीआई की बात करें, पंजाब, और या तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, किसी भी बैंक की बात करें, तो उसकी जो ब्रांचें हैं बहुत जगह हैं, हर जगह ब्रांच आपकी मिल जाएंगी। जो ये ब्रांच सिस्टम है, यानी कि पीएनबी का हेडक्वार्टर कहीं और है, ब्रांच कहीं और है, ये जो ब्रांच सिस्टम है ये आपकी लीड बैंक की ही योजना है। और लीड बैंक ने ये कहा था कि भाई बैंकें अपनी शाखाएं चाहे तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र कहीं पर भी खोल सकती हैं। तो ये जो लीड बैंक है इसी की अनुशंसा है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में नरीमन समिति के अनुसार। और कब, ये जब योजना अवकाश चल रहा था। इस समयावधि में 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत ही चर्चा का विषय है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और मैंने करंट अफेयर के टॉपिक में बताया था आपको कि विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में सबसे पहला पुरस्कार जो है एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1986 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। दोनों ही हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं, एक भारत के रूप में माने जाते हैं, दूसरे तो वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से 1974 तक चली थी ये। ठीक है, इस योजना का प्रारूप जो है डी.आर. गडगिल, ठीक है, डी.आर. गडगिल के द्वारा तैयार किया गया। और इस समयावधि में जुलाई 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का यानी कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के लिए या आपका स्ट्रेटेजी के लिए कि 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो जुलाई 1969 में। और योजना कौन सी थी आपकी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अगला पॉइंट है 1974 में इस्माइल बुद्धा के तहत। देखो इस्माइल बुद्धा क्या है, इस्माइल बुद्धा के तहत भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, के तहत नाभिकीय परीक्षण किया गया और साथ में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आपका कब से कब तक चली थी, 69 से 74 तक। नेक्स्ट आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये केवल 4 साल तक ही चली थी, 74 से 78 तक, बीच में बंद कर दी गई थी किसी कारणवश। अब इसमें हुआ क्या था, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन था। अब देखिए गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले कब दिया गया था, तो आपका ये नहीं होगा, वो अलग आएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें आगे क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ आपका, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इस योजना को डीपी धर मॉडल
के आधार पर तैयार किया गया था। ये मॉडल कई बार पूछ लेते हैं, हो सकता है पूछ ले, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित है। और इस समयावधि में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB को स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कई बार पूछा गया, काम के बदले अनाज, यानी कि पहले अगर आपको याद हो और करिए हम 2002 की बात करें तो स्कॉलर की जगह गेहूँ मिलता था, तो उसी प्रकार की योजना ये थी। यानी कि काम करवाते थे, जैसे मनरेगा आज के समय में चल रहा है, तो उस समय इस समय पैसे मिलते हैं, लगभग 202 रुपये कर दिए गए केंद्रीय सरकार की ओर से। तब क्या था, काम करते हो तो आपको और पैसे नहीं अनाज मिलता था। तो ये योजना जो आपकी है वो 77-78 के दौरान शुरू की गई थी। अब यहीं पे आता है अनवरत योजना। अनवरत योजना का मतलब रोलिंग प्लान। जनता सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए इसकी शुरुआत की गई। कब की गई थी? 78 से 80 के बीच में। इसका प्रतिपादन जो है वो गुनार मिर्डल द्वारा किया गया था। कई बार पूछा गया है कि जो रोलिंग प्लान है वो किसकी अवधारणा थी, तो आपको बताना है गुनार मिर्डल। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर, तो 1980 से 85 के दौरान आपकी छठी पंचवर्षीय योजना चली थी और इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो मुख्य फोकस था वो गरीब हटाना, यानी कि गरीबी को हटाना और साथ में किस तरीके से यहाँ पे रोजगार बढ़ाया जाए उस पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू कर दिया, यानी गांव से किस तरीके से बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया जाए वो प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। इस समयावधि में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, अप्रैल 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन आपका 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और योजना कौन सी थी आपकी? छठी पंचवर्षीय योजना। इसी योजना के दौरान 1980 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक को स्थापित किया गया। ठीक है, देखो 1964 में क्या हुआ था, UTI और IDBI को स्थापित किया गया था, और 1982 में क्या हुआ, नाबार्ड और एग्जिम बैंक को स्थापित कर दिया गया। साथ में अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया आपका, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगर गरीबी के लिए योजना पूछी जाए तो आपकी 5वीं है, यानी कि गरीबी उन्मूलन जो मुख्य विषय था किस योजना का था, वो 5वीं का था, लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा था वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 तक चली थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर तथा सामाजिक न्याय पर बल देना था। ठीक है, इस समयावधि में 1986 में स्पीड पोस्ट की सुविधा शुरू की गई। स्पीड पोस्ट यानी कि जो भारतीय डाक व्यवस्था के अंतर्गत स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। कब की गई? 1986 में की गई। 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी क्या? जो भारत का पूरा स्टॉक एक्सचेंज देखता है, यानी कि शेयर बाजार जो देखता है वो सेबी के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। हिंदू वृद्धि दर मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, क्या है जी, आपका GDP के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। अब यहाँ पे कुछ योजनाएं लिखी हैं, जैसे हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, उसकी समयावधि 92 से 97 के बीच में है। 9वीं की बात करें तो 97 से 2002 तक। 10वीं की बात करें 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। और आपको पता है कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके क्या कर दिया गया था, इसको समाप्त करके आपका नीति आयोग आ गया। नीति आयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका कार्य क्या है। देखिए, बेसिकली जो कार्य योजना आयोग था कहीं ना कहीं सिमिलर वही काम नीति आयोग का भी, लेकिन इसमें बहुत कुछ चेंज आया है। तो इसीलिए आपको पता होगा 17 के बाद में भी योजना नहीं आई है। हो सकता है वो साल दर साल चलती हों, लेकिन ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में कोई योजना आई हो। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जितने भी कार्य थे योजनाओं के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।